हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं नीट PYQs ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर थर्मोडायनेमिक्स फ्रॉम ईयर 2014 टू 2024। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। ओके चलो, फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा, देखो ध्यान से पढ़ो। फॉर अ गिवन रिएक्शन, फॉर अ रिएक्शन, एक रिएक्शन तुम्हें गिवन है और इसका स्टेट जरूर देख लेना। लिक्विड फॉर्म में है, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट क्या है, गैसेस है। ओके, कौन कौन सी वैल्यू गिवन है वो चेक करते हैं। डेल्टा यू तुम्हें गिवन है। डेल्टा यू बेटा इंटरनल एनर्जी होती है ना। जब चैप्टर क्वेश्चन के करने आना तो चैप्टर एक बार कायदे से रिवाइज कर लेना, फॉर्मूले सारे रिवाइज कर लेना, फिर सॉल्व करना, तो सारे क्वेश्चन इजीली तुम्हें समझ में आएंगे, है ना। तो डेल्टा यू की वैल्यू गिवन है 2.1 किलो कैलोरी, राइट। और डेल्टा एस जिसे हम चेंज इन एंट्रोपी कहते हैं, ओके, चेंज इन एंट्रोपी, इसकी वैल्यू कितनी गिवन है, 20 कैलोरी। अब यहाँ पर देखो एक बात तुम ध्यान रखना, ये किलो कैलोरी में है, राइट। ये तुम्हें किलो कैलोरी में गिवन है और ये कैलोरी में गिवन है। यूनिट को तुम्हें सेम भी करना होता है, इस चीज का ध्यान रखना। एट 300 केल्विन हेंस डेल्टा जी इज, ठीक है। तुमसे गिव्स फ्री एनर्जी पूछी जा रही है और यहाँ पर गिव्स फ्री एनर्जी का अगर फॉर्मूला देखो तो ये क्या होता है बेटा, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस होता है, राइट। ये फॉर्मूला तुम्हें याद है ना। चलो अब देखो ये फॉर्मूला जो तुम्हें मिला है, इस फॉर्मूले में तुम्हें वैल्यू किसके किसके चाहिए, टेम्परेचर चाहिए, टेम्परेचर गिवन है, एंट्रोपी चाहिए, एंट्रोपी गिवन है, बट इंथैल्पी भी चाहिए, है ना। इंथैल्पी चाहिए बट इंथैल्पी गिवन नहीं है। तुम्हें क्या गिवन है, इंटरनल एनर्जी। तो कोई बात नहीं, इंटरनल एनर्जी और इंथैल्पी का रिलेशन भी तुम्हें पता है ना। इंथैल्पी डेल्टा एच इज इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन आर टी। और बेटा डेल्टा एन जो लेना ना, ये किस फॉर्म में लेना, इस डेल्टा एन किसका लेना होता है तुम्हें, सिर्फ और सिर्फ गैस का लेना होता है, लिक्विड और सॉलिड का नहीं लेना होता है। डेल्टा एन होता क्या है, डेल्टा एन जो होगा बेटा ये होगा डिफरेंस होगा नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स, मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट का। ओके, और किसका लेना है, सिर्फ गैस। ये मैंने बोला ना कि इक्वेशन में तुम इस चीज का जरूर ध्यान रखना कि किस फेज में गिवन है रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, लिक्विड सॉलिड गैस, हमें किसकी जरूरत है, सिर्फ और सिर्फ गैस की। तो यहाँ पर तुम क्या करोगे, डेल्टा एन की वैल्यू निकाल लो। बताओ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट 2xO2 गिवन है ना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट कितना गिवन है, 2। रिएक्टेंट के मोल्स देखो क्योंकि लिक्विड है ना तो नहीं लेना है तुम्हें, 0 ले लो। नंबर ऑफ मोल्स कितना आ गया, 2। यहाँ पर हमें मिल गई डेल्टा एन की वैल्यू। और आर बताओ किस में रखना है तुम्हें, देखो सारे आंसर, सारे ऑप्शन तुम्हें किस फॉर्म में, किलो कैलोरी में है, तो आर की वैल्यू भी किलो कैलोरी में रखना। 2 इंटू 10⁻³ ये होती है किलो कैलोरी में इसकी वैल्यू, राइट। अब तुम्हें टेम्परेचर गिवन है कितना, 300 केल्विन। 300 केल्विन, ऐसे टेम्परेचर बहुत अच्छे होते हैं, इसे तुम 3 इंटू 10⁻² लिख सकते हो, है ना। पावर में शिफ्ट कर लोगे तो कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। अब बस तुम्हारे पास डेल्टा एक्स सॉल्व करने की ये सारी वैल्यूज मिल गई है। डेल्टा यू गिवन है, इसे भी रख लेना। तो डेल्टा एच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा यू की जगह क्या रखोगे, 2.1 गिवन है, राइट। अब क्या करना है तुम्हें, प्लस डेल्टा एन आर टी। यहाँ देखो डेल्टा एन की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। आर की वैल्यू कितनी है, 2 इंटू 10⁻³ है ना, किलो कैलोरी में। और टेम्परेचर हम लोगों ने कितना लिया, 3 इंटू 10⁻², ठीक है। अब बस तुम इसे कैंसिल करो फटाफट, है ना। 3 नेगेटिव 2 पॉजिटिव, ये कैंसिल कर लो। यहाँ पर तुम्हारे पास क्या बचा, यहाँ बचा है तुम्हारे पास 10⁻⁻1, ठीक है। उसको हम लोग बाद में पॉइंट में शिफ्ट कर लेंगे, ओके। चलो अब देखो क्या करना है तुम्हें, ये हो गया तुम्हारा 2.1, है ना, ये हो गया 2.1 प्लस, अब ये देखो क्या क्या बचा था यहाँ पे, 2 और ये 3 बचा है, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 हो गया, और 10⁻⁻1 था तो 12 को हम पॉइंट में शिफ्ट कर ले, 1.2, राइट। तो ये वैल्यू कितनी आ गई डेल्टा एच की, देखो जल्दी से कितनी आ गई, 3.3 आ गई, है ना। ये आ गई है हमारे पास डेल्टा एच की वैल्यू। बस अब डेल्टा जी तुम सॉल्व कर सकते हो, कैसे, देखो डेल्टा जी इज इक्वल टू क्या था बताओ, डेल्टा एच की जगह तुम रखोगे 3.3 माइनस टी कितना गिवन है, टी को हम लोगों ने 3 इंटू 10⁻² क्या ले लिया था, 2 ले लिया था, राइट। अब देखो यहाँ पर तुम्हें क्या करना है, ध्यान देना, यहाँ पर
एंट्रोपी की वैल्यू कितनी गिवन है 20, बट किसमें गिवन है, कैलोरी में गिवन है, उसको किसमें चेंज करना होगा तुम्हें, किलो कैलोरी में, है ना। बिल्कुल नहीं भूलना यूनिट को चेंज करना, अदरवाइज क्वेश्चन तुम्हारा गलत हो जाएगा। इसे हम चेंज कर लेंगे किलो कैलोरी में, तो 10⁻³ कर लोगे, ठीक है। देखो कितने अच्छा नंबर है, 10⁻², ये कैंसिल हो जाएगा, ये 0 कैंसिल हो जाएगा, पावर 3 पूरा कैंसिल, नेगेटिव पावर 3 है, और ये पॉजिटिव पावर तुम्हें इस 0 को भी ले लो तो 2, है ना, ये पूरा कैंसिल, ये आ गया तुम्हारा 6, तो ये हो गया तुम्हारा 3.3, कितनी वैल्यू हुई बताओ, 3.3 बचा हुआ है यहाँ पे 3.3, और माइनस क्या हो गया 6, अब 6 से 3.3 माइनस कर लो तो ये हो जाएगा तुम्हारा, माइनस में आएगा 2.7, राइट। तो ये हो गया तुम्हारा डेल्टा जी। देखो चेक करो ऑप्शन जल्दी से, -2.7 कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, डी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। समझ गए, सिंपल डायरेक्ट फॉर्मूले पे क्वेश्चन था, बस तुम्हें यूनिट का ध्यान रखना था, ओके। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ द सेल E0 cell for a given reaction has a negative value, which of the following gives the correct relationship for the value of delta G0 and K equilibrium, मतलब equilibrium constant और डेल्टा जी नॉट बताना है, तो पहले तो तुम्हें फॉर्मूला याद होना चाहिए। डेल्टा जी नॉट और ई नॉट सेल का क्या रिलेशन होता है, -NF(E0 सेल, राइट। ये फॉर्मूला तुम्हें याद है ना। एन यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो सेल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं, एफ फेराडेज नंबर होता है ना, और E0 सेल। तो अब तुम बताओ कि E0 सेल की वैल्यू अगर तुम नेगेटिव रखते हो, तुम खुद सोचो, अगर इसकी वैल्यू तुम नेगेटिव रखते हो तो ये नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, यानी डेल्टा जी नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। तो डेल्टा जी नॉट की वैल्यू पॉजिटिव होने का मतलब क्या हो गया, डेल्टा जी नॉट क्या हो गया, ग्रेटर देन 0 हो गया, राइट, क्योंकि पॉजिटिव है ना। और डेल्टा जी नॉट और के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का क्या रिलेशन होता है, देखो डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू होता है -2.303 RT log क्या होता है, के इक्विलिब्रियम, ठीक है। अब तुम बताओ कि अगर तुम इसकी वैल्यू पॉजिटिव रखते हो, ग्रेटर देन 0 रखते हो, तो इसकी वैल्यू तो लेस देन 0 ही होगी ना, क्या होगी, नेगेटिव होगी, ठीक है। तो नेगेटिव होगी, इसका मतलब है कि के इक्विलिब्रियम क्या होना चाहिए, लेस देन 0 होना चाहिए, ठीक है ना। सिंपल सा क्वेश्चन था, कॉन्सेप्ट लगाना था बस। तो ऑप्शन अब चेक कर लो, डेल्टा जी नॉट ग्रेटर देन 0 एंड के इक्विलिब्रियम लेस देन 0, लेस देन 0, लेस देन 0 का ऑप्शन नहीं है, हाँ यहाँ पर के लोगे ना तो लॉग की तो कोई वैल्यू होगी, तो यहाँ पर तुम क्या ले लोगे, लेस देन 1, ओके, लेस देन 1 हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये ऑप्शन चेक कर लो कौन सा है, ग्रेटर डेल्टा जी नॉट ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1, ठीक है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है, ओके। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉर अ गिवन रिएक्शन डेल्टा एच की वैल्यू गिवन है, तुम्हें फटाफट से पहले वैल्यू नोट करते जाओ, 35.5 किलो जूल पर मोल, है ना। एंड डेल्टा एस इज 83.6, यहाँ पर देखो डेल्टा एस कितना गिवन है, 83.6 गिवन है, और ये ध्यान रखना किसमें गिवन है, जूल में गिवन है, इसे भी तुम किलो जूल में कन्वर्ट कर लो, है ना। ये बिल्कुल ध्यान रखना कि जब भी एंथैल्पी और एंट्रोपी की वैल्यू गिवन होती है तो वहां पर इन दोनों की यूनिट सेम नहीं देते, कभी भी नहीं देते, है ना। तो तुम इस चीज का बिल्कुल ध्यान रखना, चेक करके यूनिट को सेम करना पहले, ठीक। अब तुमसे क्या कह रहे हैं कि द रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस, तुम्हें रिएक्शन क्या करना है, स्पॉन्टेनियस करना है, ठीक है। किस टेम्परेचर पे स्पॉन्टेनियस होगा, ओके। तो अब देखो डेल्टा जी की वैल्यू अगर तुम देखो, डेल्टा जी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, नेगेटिव होनी चाहिए, राइट। डेल्टा जी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, नेगेटिव होनी चाहिए। नेगेटिव होने का मतलब क्या होना चाहिए, डेल्टा जी जो है वो क्या होना चाहिए, लेस देन 0 होना चाहिए, बताओ तुम, है ना, ये लेस देन 0 होना चाहिए, ओके। अब फॉर्मूला तुम्हारे पास क्या है, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, बताओ। तो इसका मतलब क्या हो सकता है, ये देखो डेल्टा जी का क्या करोगे, लेस देन 0 कर दोगे, डेल्टा एच यहाँ पर क्या हो जाएगा, बस फॉर्मूला तुम अप्लाई करते चले जाओ, ये हो गया डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। अब बताओ इसे क्या हम ये लिख सकते हैं, जल्दी से देखो, इसे क्या हम ये लिख सकते हैं कि डेल्टा एच और ग्रेटर देन टी डेल्टा एस लिख सकते हो ना।
और इसे तुम ये भी लिख सकते हो डेल्टा टी इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, डेल्टा एच अपॉन डेल्टा एस। बताओ, लिख सकते हो, ठीक है, बिल्कुल लिख सकते हो। अब देखो इसको क्या, डेल्टा एच की वैल्यू तुम्हें गिवन है कितना, 35.5 किलो जूल में गिवन है, और ये हो गया तुम्हारा 83.6 इंटू 10 की पावर माइनस 3 कर लो, है ना, ये 35.5 हो गया और 83.6 और 10 की पावर को ऊपर पॉजिटिव कर लो, है ना, 3500 इसकी वैल्यू तुम बढ़ा सकते हो, है ना। अब इसे तुम कैंसिल कर लो अपने तरीके से, है ना, 355 इंटू 10 की पावर 2 कर लिया और ये 83.6 कर लिया, ठीक है। अब इसको तुम डिवाइड कर लेना बेटा, ये आएगा तुम्हारा ग्रेटर देन 425 के अराउंड आता है इसका आंसर, ठीक है, 425 सॉल्व करके चेक कर लेना, ओके। तो 425 ग्रेटर देन 425, ये फर्स्ट ऑप्शन तुम्हारा करेक्ट ऑप्शन है, क्लियर। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अ गैस इज अलाउड टू एक्सपेंड इन अ वेल इंसुलेटेड कंटेनर। देखो क्वेश्चन को बड़े ध्यान से समझना, क्वेश्चन के कुछ कुछ वर्ड्स तुम्हें ऐसे मिलेंगे, कुछ टर्म्स ऐसे मिलेंगे जिससे तुम्हारा कैलकुलेशन वहीं पे सॉल्व, मतलब कैलकुलेशन वहीं हो जाएगा, है ना, उन टर्म्स को नहीं भूलना है। तो यहाँ पर इंसुलेटेड कंटेनर है ना, इस चीज को ध्यान रखना है। आगे देखते हैं क्या कह रहे हैं, अगेंस्ट अ कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर 2.5 atmosphere from the initial volume of 2.5 liter to the final volume 4.5 liter. The change in internal energy डेल्टा यू बताना है, और किस में बताना है तुम्हें, जूल में बताना है, ओके। तो देखो अब ध्यान से समझो क्या करना है तुम्हें, इंसुलेटेड कंटेनर है, ठीक है, तो इसका मतलब क्यू क्या है तुम्हारे पास, 0 है, बताओ हो जाएगा 0, और डेल्टा यू इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू प्लस डब्ल्यू होता है ना, तो यहाँ पर ये 0 हो गया, यानी डेल्टा यू इज इक्वल टू क्या हो गया बताओ, डब्ल्यू हो गया, W के इक्वल, ओके। और W इज इक्वल टू क्या होता है बताओ, माइनस पी एक्सटर्नल होता है एंड V2 माइनस V1 होता है ना, फॉर्मूला पता है ये तुम्हें। ये हो गया तुम्हारा माइनस। अब बताओ कि प्रेशर कितना गिवन है, प्रेशर गिवन है 2.5 एटमॉस्फेयर, 2.5 एटमॉस्फेयर हो गया। अब V2 माइनस V1, V2 कितना गिवन है, जल्दी से देखो, V2 कितना गिवन है 4.5, कितना गिवन है 4.5, और V1 कितना गिवन है 2.5, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा 2.5 और 4.5 माइनस 2.5, ये हो गया तुम्हारा कितना 2, है ना, 5 और 4 से 2 गया 2, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा कितना, जल्दी से बता दो, ये हो गया तुम्हारा कितना 5, है ना। ये हुआ बेटा लीटर एटमॉस्फेयर, है ना, लीटर एटमॉस्फेयर में हुआ, क्योंकि प्रेशर किस में गिवन था, ध्यान रखना, प्रेशर किस में गिवन था, एटमॉस्फेयर में, वॉल्यूम किस में गिवन था, लीटर में, बट तुम्हें आंसर किस में पूछ रहे हैं, आंसर तुम्हें पूछ रहे हैं जूल में, ठीक है। तो 1 लीटर एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 101.3 जूल होता है, ये तुम्हें पता है ना। चलो तो अब 5 लीटर एटमॉस्फेयर कितना हो जाएगा बताओ तुम, ये हो जाएगा बेटा W इज इक्वल टू क्या लिख लोगे, 5 लीटर एटमॉस्फेयर जो होगा ये माइनस में है ना, 505 हो जाएगा, ठीक है, 505 जूल हो गया। ये हो गया तुम्हारा W, और यही W जो होगा वो क्या हो जाएगा, डेल्टा U, तो डेल्टा U क्या हो गया, माइनस 505 जूल, राइट। तो ये तुम्हारा है आंसर, ओके। चलो चेक करो, 505 माइनस 505 जूल, है ना, बी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है, ठीक। तो सिंपल डायरेक्ट फॉर्मूला था, यहाँ पर इंसुलेटेड कंटेनर की मीनिंग थी, है ना, नहीं तो तुम्हें क्यू भी चाहिए होता, क्यू की वैल्यू रखते तब जाके यू आता। An ideal gas expand isothermally from 10 to the power minus 3 meter cube to 10 to the power minus 2 meter square at meter cube at 300 Kelvin against a constant pressure of 10 to the power 5 nano per meter square. The work done for the gas is, ठीक है। तो अब देखो वर्क डन तुम्हें बताना है, तो वर्क डन का फॉर्मूला बताओ क्या होता है, पी एक्सटर्नल हो गया, और ये क्या होता है बताओ, क्या फॉर्मूला होता है, V2 माइनस V1, है ना। तो देखो P कितना गिवन है
10 टू द पावर 5 है ना, और ये न्यूटन मीटर पर स्क्वायर है, राइट। और V2 बताओ कितना है, 10 टू द पावर -2 और -10 टू द पावर -3, और ये यूनिट है तुम्हारी मीटर क्यूब, ठीक है। तो ये इसको तुम कैंसिल कर लो, ओके। तो ये तुम्हारा कितना हो जाएगा, इसको तुम लिखोगे 0.02 हो गया और 0.01 हो गया, 0.001 हो गया। तो ये तुम सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा तुम्हारा 10 टू द पावर -5 है, और यहाँ बचेगा 0.009, ठीक है। तो 1 2 पॉइंट को शिफ्ट कर लो तो ये बचेगा 3, तो ये हो गया तुम्हारा 9, 1 2 3 कैंसिल किया, 900 आया, और 900 ये किसमें आया, ये आया तुम्हारा न्यूटन मीटर, ठीक है। न्यूटन मीटर जो आया, इसको तुम 1 न्यूटन मीटर इज इक्वल टू क्या होता है, 1 जूल होता है, तो इसी को तुम क्या लिख सकते हो, 900 जूल, ठीक है। तो ये आ गया तुम्हारा वर्क डन। बताओ, चेक करो, माइनस में 900 जूल है ना, देखो प्लस में भी है, किलो जूल में भी है ना। ये जो न्यूटन मीटर है ये किसमें होता है, जूल में होगा, 1 जूल के इक्वल होगा, तो इसलिए जूल वाला ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। किलो जूल 1 न्यूटन मीटर जो है 1 किलो जूल के इक्वल नहीं होता है ना, जूल के इक्वल होता है, तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इन विच केस एक्सचेंज इन एंट्रोपी इज नेगेटिव, एक्सचेंज इन एंट्रोपी इज नेगेटिव, ठीक है। देखो, अगर रेंडमनेस बढ़ता है, मॉलिक्यूल्स में मूवमेंट बढ़ता है, तो एंट्रोपी जो होती है वो पॉजिटिव होती है। रेंडमनेस अगर कम होता है तो एंट्रोपी क्या हो जाती है, मतलब कम होगी, ठीक है, बिल्कुल नहीं होगा, नेगेटिव जाएगी, ठीक। तो जब बॉन्ड ब्रेक होता है, मतलब बॉन्ड ब्रेक जब होता है तो एंट्रोपी क्या होती है, पॉजिटिव होती है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, फर्स्ट ऑप्शन जो है इसमें तुम्हारा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, बॉन्ड फॉर्मेशन जब होता है तो एंट्रोपी मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अगर कम होते हैं तो भी एंट्रोपी क्या हो जाती है, नेगेटिव। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट ऑप्शन है, इसी में नेगेटिव होना है। बाकी चेक कर लो, इवेपोरेशन ऑफ वाटर, वाटर का इवेपोरेशन होगा तो रेंडमनेस बढ़ेगा, तो एंट्रोपी क्या होगी, पॉजिटिव होगी। एक्सपेंशन ऑफ गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर, गैस को अगर एक्सपेंड करते हो तो भी एंट्रोपी बढ़ेगी, क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट बढ़ेगा, ठीक है। सब्लिमेशन ऑफ सॉलिड टू गैस, सॉलिड को अगर गैस में कन्वर्ट करोगे तो भी क्या होगी, एंट्रोपी इंक्रीज होती है, ठीक है। तो फर्स्ट केस में एंट्रोपी जो होगी वो नेगेटिव होगी, ठीक है। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Under the isothermal condition, a gas at 300 Kelvin expands from the 0.1 liter to 0.25 liter against a constant external pressure of 2 bar. The work done by the gas is given by, again तुमसे क्या पूछा गया है, वर्क डन पूछा गया है, और वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस पी एक्सटर्नल एंड V2 माइनस V1, राइट। अब देखो, पी एक्सटर्नल तुम्हें कितना गिवन है, माइनस कितना गिवन है, पी 2 बार गिवन है, ठीक है। V2 की वैल्यू कितने गिवन है, V2 की वैल्यू है 0.25 और V1 की वैल्यू कितने गिवन है, 0.1, ठीक है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा कितना, 2.25 माइनस 0.1, ये हो जाएगा तुम्हारा कितना, 0.15, ठीक है। तो 0.15 हो गया, और ये हो गया तुम्हारा 15 2 30 हो गया, और 0.3 आएगा ये तुम्हारा, ठीक है। 0.3 आ गया, किसमें ये आया, बार में आया, ठीक। W किस में आया, बार में, बट तुम्हें किस में बताना है, तुम्हें बताना है जूल में, ठीक है। तो 1 लीटर बार ये आया तुम्हारा, 1 लीटर बार है ना, क्योंकि वॉल्यूम पे लिया था ना लीटर में, ठीक है। तो 1 लीटर बार ये तुम्हें दे रखे हैं ऑप्शन में कि 1 लीटर बार इज इक्वल टू क्या होता है, 100 जूल। अगर नहीं भी दिया हो तो भी तुम खुद से रख लेना, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा आंसर, इसको अगर जूल में कन्वर्ट करते हैं तो माइनस क्या हो जाएगा, 30 जूल हो जाएगा, बताओ, ठीक है। तो -30 जूल, बी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। साइन का भी ध्यान रखना, माइनस पी डेल्टा भी होता है तो +30 नहीं हो सकता है, ओके। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ फॉर अ सर्टेन रिएक्शन डेल्टा H इज 30 किलोजूल पर मोल एट 450 Kelvin, the value of delta S इन जूल पर केल्विन, है ना, जूल में तुम्हें बताना है, फॉर विच द सेम रिएक्शन विल बी स्पॉन्टेनियस एट द सेम टेम्परेचर, ठीक है।
प्रोसेस तुम्हें क्या करना है, स्पॉन्टेनियस करना है, टेम्परेचर तुम्हें ये रखना है, ठीक है, यानी कि डेल्टा एस तुम्हें निकालना है। तो डेल्टा एस क्या हो जाएगा अगर प्रोसेस स्पॉन्टेनियस रखते हो, तो फॉर्मूला तुम्हारे पास क्या होता है बताओ, डेल्टा एस और डेल्टा एच का रिलेशन क्या होता है, सिंपल सा होता है, डेल्टा एस इज इक्वल टू डेल्टा एच बाई टी होता है ना, डेल्टा एच बाई क्या करना है, टी करना है, ठीक है। प्रोसेस तुम्हें स्पॉन्टेनियस भी करना है, तो ये ध्यान रखना कि नेगेटिव वाले ऑप्शन तो तुम्हारे वैसे ही चले जाएंगे, है ना। अब ये तुम्हारे पास दो पॉजिटिव के ऑप्शन बचे, और तुम्हें क्या करना है, इसको, ये तुम्हारा गिवन है किलो जूल में, और लेकिन तुम्हें आंसर चाहिए किसमें, जूल में, तो इसको भी ध्यान रखो। तो इसको तुम कर लेना, इसको तुम जूल में कर लेना, है ना, डेल्टा एच की वैल्यू, तो ये कर लिया 30 और इसको जूल में किया 10⁻³ हो गया, और टेम्परेचर कितना गिवन है 450, ठीक है, तो ये 0 कैंसिल कर लो। अब ये तुम सॉल्व कर लो, कितना हो गया 3 1 हो गया और 3 5, है ना, तो ये हो गया तुम्हारा 1/15 मतलब 10⁻³ और ये हो गया डिवाइडेड बाय 15, ठीक है। तो ये तुम सॉल्व कर लोगे तो तुम्हारा आएगा 66.66 समथिंग आएगा, 66.666 समथिंग आएगा। तो इसको देखो, बाकी आंसर तो क्लोज नहीं मिल रहा है, तो इसको तुम नियरली किसके क्लोज मानोगे, 70 के ही क्लोज मानोगे, तो 70 इसका आंसर हो जाएगा, राइट। तो ये तुम्हारा करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। 66 होता तो उसी को चूज करते, बट यहाँ पे 70 और 33 बहुत ही छोटा हो रहा है, 66 क्लोज हो रहा है इसके, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द करेक्ट ऑप्शन फॉर फ्री एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस अंडर एडियाबेटिक कंडीशन, ठीक है। देखो दो पॉइंट यहाँ पर समझना, एक तो तुम्हें बताना है वर्क डन, है ना, क्या बताना है, द करेक्ट ऑप्शन, देखो जितने भी ऑप्शन दे रखे वर्क डन भी है तुम्हारा, क्यू भी है, टी भी है, ठीक है। तो पॉइंट समझो, क्वेश्चन को रीड करते समय तुम्हें काफी सारी चीजें मिल जाएंगी। एडियाबेटिक है, एडियाबेटिक कंडीशन है, तो क्या होगा, Q0 होगा, राइट, ये हो गया तुम्हारा। अब तुम्हारा आइडियल गैस एक्सपेंड, ये है फ्री एक्सपेंशन, फ्री एक्सपेंशन होता है बेटा, तो W क्या होता है, 0 होता है, ठीक है, फ्री एक्सपेंशन में W 0 होता है, ठीक है। अब तुम्हारा क्या हो गया, W हो गया 0, ओके, W 0 हो गया और Q भी क्या हो गया 0, तो W 0 Q 0 तुम यही से बता सकते हो। और कोई कंडीशन तुम्हें चेक करना है, और तुम्हें क्या दे रखे हैं, T दे रखे हैं, ठीक है। T अगर हम देखते हैं तो T तुम कैसे देख सकते हो, डेल्टा U से चेक कर सकते हो क्या, डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W, है ना, इससे कर सकते हो तुम चेक, क्योंकि आइसोथर्मल कंडीशन तो लिखा नहीं हुआ है, तो 0 इसको अज्यूम नहीं कर सकते हो। और डेल्टा U यहाँ पे क्या हो गया, 0 हो गया, इसकी जगह तुम क्या लिख सकते हो, देखो डेल्टा U इज इक्वल टू CV डेल्टा T होता है, बताओ। अब अगर ये 0 है, ये 0 है, तो डेल्टा U भी क्या हो गया, 0 हो गया, तो CV डेल्टा T क्या हो गया, 0 हो गया, तो डेल्टा T भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, यानी कि Q भी 0, W भी 0, डेल्टा T भी 0 है, तो Q 0, डेल्टा T 0, W 0, D ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है, समझ गए। फ्री एक्सपेंशन में ये याद रखो कि W क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फॉर द रिएक्शन 2Cl gives out Cl2 द करेक्ट ऑप्शन इज, ठीक है। तुम्हें जो ऑप्शन सेलेक्ट करना है वो डेल्टा H है और डेल्टा S है, ठीक है। तो यहाँ पर फिर से देखो तुम्हें क्या मिल रहा है, यहाँ पे 2Cl है और Cl2 बन रहा है, बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, बॉन्ड ब्रेक नहीं हो रहा है, ठीक है। तो जब बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कम होंगे, तो नंबर ऑफ मोल्स कम होंगे, तो उस कंडीशन में डेल्टा एस जो होता है वो नेगेटिव होता है, ठीक है। तो डेल्टा एस नेगेटिव होता है, तो डेल्टा एस जो होगा वो लेस देन 0 हो जाएगा, बताओ, है ना। और बॉन्ड जब फॉर्म होता है, बॉन्ड जब फॉर्म होता है तो एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। बॉन्ड जब ब्रेक होता है तो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, मतलब एब्जॉर्ब होती है, और बॉन्ड जब फॉर्म होता है तो एनर्जी रिलीज होती है, और जब एनर्जी रिलीज होती है तो डेल्टा एच क्या होगा, नेगेटिव होगा ना, बताओ, क्योंकि ये प्रोसेस कैसा होगा, एक्सोथर्मिक होगा ना, एक्सोथर्मिक, बॉन्ड फॉर्मेशन में एनर्जी रिलीज, तो एक्सोथर्मिक हो गया, नेगेटिव हो गया, यानी डेल्टा एच को हम क्या कह सकते हैं, लेस देन 0 कह सकते हैं, है ना। अब ऑप्शन चेक कर लो, तो डेल्टा एस जो है वो लेस देन 0 हो गया, ठीक है।
और डेल्टा एच भी क्या हो गया, लेस देन जीरो हो गया। ठीक, तो डेल्टा एच लेस देन जीरो, लेस देन जीरो, लेस देन जीरो किसमें है, डी ऑप्शन, डी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। समझ गए ना? तो ऐसे याद रखोगे कि मूवमेंट बढ़ रहा है, रेंडमनेस बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है, ये सब कॉन्सेप्ट लगा सकते हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉर इरिवर्सिबल एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस अंडर आइसोथर्मल कंडीशन, द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, इरिवर्सिबल एक्सपेंशन है ना, और क्या है तुम्हारा, आइसोथर्मल कंडीशन है। आइसोथर्मल अगर कंडीशन है तो डेल्टा यू तुम्हारा क्या होने वाला है, क्या होने वाला है, जीरो होने वाला है। ठीक है, डेल्टा यू हो गया जीरो, डेल्टा यू जीरो देखो किसमें है तुम्हारा, डेल्टा यू इज इक्वल टू जीरो, ये। ठीक, और गैस क्या हो रही है, एक्सपेंड हो रही है। गैस अगर एक्सपेंड हो रही है तो रेंडमनेस बढ़ेगा, तो जीरो तो नहीं होगा, लेस देन जीरो भी नहीं होगा। ठीक है, तो नॉट इक्वल टू जीरो हो जाएगा, तो डेल्टा एस जो है वो क्या हो जाएगा, नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो चेक कर लो, डेल्टा यू जीरो आइसोथर्मल के लिए हो गया, डेल्टा एस जो है नॉट इक्वल टू जीरो, ए ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। क्लियर? चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच वन अमंग ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर राइट रिलेशनशिप बिटवीन सीपी एंड सीवी फॉर 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस। ठीक है, आइडियल गैस का है फॉर्मूला और सीपी सीवी का रिलेशन है। बेटा ये रिलेशन तुम्हें वैसे ही याद होता है ना, बट फिर भी चलो चेक कर लेते हैं। डेल्टा एच का फॉर्मूला तुम्हें पता है, डेल्टा यू प्लस डेल्टा पीवी होता है। बताओ, अब डेल्टा एच इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, डेल्टा यू, और प्लस पीवी की जगह तुम क्या लिख सकते हो, आर डेल्टा टी लिख सकते हो, है ना, लिख सकते हो। अब बताओ, तुम्हें ये फॉर्मूला पता है, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्या होता है, सीवी डेल्टा टी होता है, और डेल्टा एच इज इक्वल टू क्या होता है, सीपी डेल्टा टी होता है ना। अब ये वैल्यू जो है वो इस इक्वेशन में डाल दो, फर्स्ट इक्वेशन मान करके। ठीक है, तो डेल्टा एच की जगह क्या रखोगे, सीपी डेल्टा टी रखोगे, और डेल्टा यू की जगह क्या रखोगे, सीवी डेल्टा टी रखोगे, और प्लस आर डेल्टा टी रख लोगे, है ना। बताओ, इसको इधर लेकर के आ जाओ, सीपी डेल्टा टी माइनस सीवी डेल्टा टी इज इक्वल टू आर डेल्टा टी, है ना। तो अब देखो क्या हो गया, इसको हम क्या ये लिख सकते हैं, बताओ, सीपी माइनस सीवी, और यहाँ से डेल्टा टी बाहर ले लो, और आर डेल्टा टी यहाँ लेकर के इसको कैंसिल कर लो। तो देखो सीधा सा रिलेशन तुम्हें क्या मिल गया, सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर मिल गया। और अगर ये तुम नहीं भी सॉल्व करते तो ये हर किसी को रटा हुआ होता है कि सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर। तो तुमने अगर प्रैक्टिस की हुई है, तुम्हें पता है, पता ही होता है मोस्टली, तो तुम सीधे टिक लगाओगे, ये सब कुछ सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो दो रिलेशन इसका, सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर, और एक ये रिलेशन भी याद कर लो, सीपी बाई सीवी इज इक्वल टू गामा एटॉमिसिटी। तो कभी रिलेशन पूछते हैं तो तुम डायरेक्ट बता सकते हो। ठीक है, चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, 1 mole of an ideal gas at 300 Kelvin is expanded isothermally from 1 liter to 10 liter volume. Delta U for this process is, ठीक है। देखो, अगर इस क्वेश्चन को तुम ध्यान से देखो तो इसमें तुम्हें कुछ भी सॉल्व नहीं करना है, तुम्हें डेल्टा यू पूछा जा रहा है और यहीं पे तुम्हें बता दिया गया आइसोथर्मली है। अब बताओ, अब अगर आइसोथर्मल प्रोसेस है तो सी डेल्टा यू इज इक्वल टू क्या होता है, बताओ, डेल्टा यू इज इक्वल टू सीवी डेल्टा टी होता है ना। अब जब आइसोथर्मल प्रोसेस है, डेल्टा टी जीरो है, तो डेल्टा यू क्या आएगा, क्या आएगा, बताओ, जीरो ही आएगा। तो तुम्हें ये भी सॉल्व नहीं करना है, फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस डेल्टा यू जीरो होता है। ठीक है, कोई भी कैलकुलेशन नहीं करना था, 0 जूल इसका करेक्ट ऑप्शन है। Next question. The work done when 1 mole of gas expand reversibly and isothermally from a pressure 5 atmosphere to 1 atmosphere at 300 Kelvin given log 5 की वैल्यू दे दी है तुम्हें, लॉग भी तुम्हें नहीं रखना है, आर की वैल्यू गिवन है। ठीक है, अब इससे इजी क्या हो सकता है, वर्क डन तुम्हें निकालना है। ठीक है, वर्क डन निकालना है ऑफ एन आइडियल गैस, तो बेटा फॉर्मूला ये होता है 2.303 आर टी और लॉग सॉरी एनआरटी और लॉग प्रेशर के टर्म में P1 अपॉन P2 हो जाएगा। ठीक है,
तो बस ये हो गया तुम्हारा माइनस 2.303 और n की वैल्यू 1 मोल गिवन है ना, 1 रखो ना रखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। r तुम्हें किस में रखना है, देखो ये सब जूल में गिवन है, r की वैल्यू गिवन भी है 8.3 हो गया। और t टेम्परेचर देखो, टेम्परेचर 300 बहुत बढ़िया टेम्परेचर है, 3 × 10⁻2 लिख सकते हो इसको, समझ गए। और अब तुम्हारे पास क्या बचा, log 5/1, बस कुछ करना ही नहीं इसमें। तो ये हो गया माइनस हो गया 2.303 और ये बचा 8.3 और तुम्हारे पास बचा कितना, ये हो गया तुम्हारा 3 × 10⁻2 और इसकी वैल्यू 0.6991 होती है। 699 यहाँ पर दे रखे हैं, बट तुम क्या करो इसको राउंड ऑफ करके 0.7 ले लेना, मतलब अगर ये रखोगे तो मल्टीप्लाई करने में टाइम लगेगा, ठीक है। ये सारी वैल्यूज रख करके सॉल्व करोगे तो तुम्हारे पास आंसर आएगा 4014.6 जूल, ठीक है। डायरेक्ट फॉर्मूले का क्वेश्चन था ये, कुछ भी नहीं करना था, डी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। फॉर्मूला अच्छे से याद हो और लॉग की वैल्यू बेटा इनके भरोसे नहीं रहना, कभी नहीं दिया तो फिर इनकी ट्रिक्स जो है उसको तैयार करो और खुद से लॉग की वैल्यू रखो, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन, एक रिएक्शन गिवन है जिसमें वाटर का फॉर्मेशन है, 2 मोल्स ऑफ वाटर गिवन है, ठीक। व्हाट इज द एंथैल्पी चेंज फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ 1 मोल ऑफ वाटर, ठीक है। पहले तो तुम ये समझ लो कि यहाँ पे वाटर का फॉर्मेशन है और तुमसे पूछ रहे हैं डिकम्पोजिशन, तो डिकम्पोजिशन में तुम रिएक्शन को रिवर्स कर दो, पहली चीज ये हो गई। तो तुम्हारी एंथैल्पी क्या हो जाएगी, अगर फॉर्म करने में हीट रिलीज हो रही है तो डिकम्पोज करने में हीट एब्जॉर्ब होगी, तो पहला काम तो साइन चेंज कर लो, ठीक है। तो 483.63 को तुम क्या कर लो, डेल्टा एच क्या कर लोगे, ये हो जाएगा प्लस 483.65, क्योंकि रिएक्शन रिवर्स हो रही है, समझ रहे हो ना। तुमसे फॉर्मेशन नहीं पूछ रहे हैं, तुमसे क्या कह रहे हैं, डिकम्पोजिशन ऑफ 1 मोल ऑफ वाटर। अब यहाँ पर एक चीज और देखो, ये कितने मोल ऑफ वाटर के फॉर्मेशन की वैल्यू गिवन है, बताओ ये कितने मोल ऑफ वाटर है, 2 मोल्स हैं, ठीक है। तो 2 मोल्स ऑफ वाटर के डिकम्पोजिशन की वैल्यू जो होगी वो ये होगी, ठीक है। तो डिकम्पोजिशन ऑफ ऑफ 2 मोल ऑफ वाटर, तुम्हारे पास कितनी वैल्यू गिवन है, वो कितने गिवन है बताओ, प्लस 483.6 है। तो अब तुम बताओ डिकम्पोजिशन ऑफ 1 मोल ऑफ वाटर लेना है तुम्हें, तो क्या हो जाएगा 483.6 डिवाइडेड बाई 2 कर लो, बस इसी का हाफ कर लो, 4 का हाफ ऐसे ही पता चल जाएगा ना तुम्हें यहाँ से सॉल्व करना चाहो तो कर लो भाई। देखो ये हो गया 2, ये हो गया 4 और ये हो गया 1 और ये हो गया 0.8, 241.8, ठीक है। 241.8 बी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है, समझ गए। कुछ नहीं करना था, बस रिएक्शन को रिवर्स करना था और डिवाइड करना था 2 से, समझना है बस क्वेश्चन को। Which amongst the following option is the correct relation between change in enthalpy and change in internal energy? लो बताओ, तुम्हें फॉर्मूला तो याद ही है ना, फॉर्मूला याद है, डेल्टा H इज इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा U प्लस क्या होता है, P डेल्टा V होता है, डेल्टा PV लिख सकते हो, है ना। और PV की जगह क्या लिख लोगे, अगर 1 मोल नहीं है तो N मोल है, ठीक। तो डेल्टा U प्लस यहाँ क्या हो जाएगा, डेल्टा N और RT, PV इज इक्वल टू NRT होता है ना। तो सीधा सीधा फॉर्मूला है, वैसे तुम न्यूमेरिकल सॉल्व करने बैठे हो तो तुम्हें फॉर्मूला याद ही होगा, ठीक है, तुम डायरेक्ट टिक लगा सकते हो। तो डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा N RT, सी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है, टिक लगाओ। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, Which of the following PV curves represent the maximum work done? Maximum work done जब निकालते हो तो maximum work done जो होता है max is equal to minus P external V2 minus V1 होता है, ठीक है, ये तो है। बट इसको हम कैसे निकालते हैं, एरिया अंडर द कर्व निकाल लेते हैं, एरिया अंडर द कर्व, ठीक है। अब तुम खुद देख लो किसका एरिया अंडर द कर्व सबसे ज्यादा है,
ठीक है। तो सबसे ज्यादा एरिया अंडर द कर्व तुम्हें कहाँ दिख रहा है? यही दिख रहा है ना, इसमें तो कुछ है नहीं, इसमें कम है, ठीक है। और ये तुम्हारा साइक्लिक प्रोसेस है, ठीक। तो फर्स्ट ऑप्शन तुम्हारा करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस एंट्रोपी इंक्रीजेज? एंट्रोपी इंक्रीज होगा, ठीक है। एंट्रोपी इंक्रीज होने का मतलब है कि रेंडमनेस इंक्रीज होना, ठीक है। पार्टिकल्स में मूवमेंट किस में इंक्रीज हो रहा है, तो तुम चेक कर लो। अ लिक्विड इवेपोरेटेड टू वेपर्स, बिल्कुल होगा। लिक्विड जब वेपर में चेंज होगा तो ऑफकोर्स मॉलिक्यूल्स पार्टिकल्स जो है मूवमेंट बढ़ेगा ना, तो एंट्रोपी क्या होगी? इंक्रीज होगी, ठीक है। टेम्परेचर ऑफ द क्रिस्टलाइन सॉलिड लोवर्ड फ्रॉम द 130 केल्विन टू 0 केल्विन। बेटा ये थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से एब्सोल्यूट जीरो हो गया है, ठीक है। तो एब्सोल्यूट जीरो पे एंट्रोपी कितनी होती है? जीरो होती है। तो यहाँ तो नहीं बढ़ने वाला है, यहाँ तो डिक्रीज ही होने वाला है, ठीक है। तो ये इसका गलत ऑप्शन है, ठीक। सोडियम बाइकार्बोनेट डिकम्पोज हो रहा है, सोडियम कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड CO2 में नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या हो रहे हैं? इंक्रीज हो रहे हैं। तो एंट्रोपी क्या होगी? इंक्रीज होगी इसमें, ठीक है। Cl2 मॉलिक्यूल से Cl, यहाँ पर भी पार्टिकल्स इंक्रीज हो रहे हैं तो भी एंट्रोपी बढ़ेगी, ठीक है। तो भाई देखो सेकंड जो है ये बस करेक्ट नहीं है, बाकी सारे करेक्ट है एंट्रोपी को इंक्रीज करने के लिए। तो 1, 3 एंड 4, 1, 3 एंड 4, 1, 3 एंड 4, बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है बस, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन था। The work done during reversible isothermal expansion of 1 mole of hydrogen gas at 25 degrees Celsius from pressure 20 atmosphere to 10 atmosphere, ठीक है। अब तुम्हें क्या बताना है? क्या बताना है? वर्क डन बताना है, रिवर्सिबल प्रोसेस है, आइसोथर्मल एक्सपेंशन है ना, 1 मोल ऑफ एन आइडल गैस है, ठीक है। तो देखो वर्क डन का फॉर्मूला बोलो जल्दी से। प्रेशर गिवन है, फ्रॉम द प्रेशर गिवन है, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा -2.303 और मोल कितना गिवन है? 1 मोल होता है, ठीक है। तो nRT और लॉग क्या हो जाएगा? P1 बाई क्या होगा? P2। प्रेशर में P1/P2, वॉल्यूम में V2/V1 होता है। तो बस -2.303 और n की वैल्यू 1 गिवन है, रखो या ना रखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और R तुम्हें किस यूनिट में रखना है? देखो सारे ऑप्शन तुम्हें कैलोरी में दे रखे हैं, तो बस बहुत बढ़िया, छोटी सी वैल्यू होती है 2 कैलोरी, ठीक है। और टेम्परेचर देखो, टेम्परेचर क्या गिवन है? टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस, ये टेम्परेचर बेकार टेम्परेचर है, 298 केल्विन हो जाएगा। 25 डिग्री सेल्सियस में 273 ऐड कर लेना, ठीक है। बेकार टेम्परेचर है बट हम लोग इसको राउंड ऑफ करके सॉल्व कर सकते हैं। P1 की वैल्यू कितनी है? 20 और P2 की वैल्यू कितनी है? 10, कैंसिल कर लेना है इसको, ठीक है। log 2 की वैल्यू तुम्हें पता है, देखो 2.303। अब 2.303 रख करके पूरा नहीं सॉल्व करना, 2.3 रख करके सॉल्व करोगे, सॉल्व हो जाएगा, ये 2 हो गया। और 298 को ना तुम थोड़ी सी चीटिंग कर लेना, 300 मान लेना, 3 × 10⁻² कर लेना, ठीक है। मैं यहाँ पर तुम्हारा पूरी वैल्यू लिख रही हूँ, बट तुम कैलकुलेशन में ये कर सकते हो। यहाँ log 2 है, log 2 की वैल्यू 0.3 रख लो, ठीक है। बस अब इसको तुम सॉल्व कर लो, जब सॉल्व करोगे तो तुम्हारा आंसर जो है वो आएगा -413.14। ये ऑप्शन तुम्हारा करेक्ट ऑप्शन होगा, समझ लो। अब तुम कैलकुलेट तो कर ही लोगे ना, सारी वैल्यूज रख ली है, मल्टीप्लाई बस तुम्हें करते चले जाना है, ठीक है। तो डायरेक्ट फॉर्मूले का क्वेश्चन था ये, ठीक। तो ये तुम्हारा करेक्ट ऑप्शन होगा, चेक करो जरा, ये तुम्हारा ए ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। तो देखो कैलकुलेट करते समय इन सब चीजों का थोड़ा थोड़ा ध्यान रखना है। 2.303 को 2.3 रख करके सॉल्व करो। 2 तो देखो अच्छी वैल्यू, छोटी वैल्यू है, अगर जूल में होती तो 8.314 को 8.3 रख करके सॉल्व करते। 298 को मैंने बताया कि थोड़ा सा नंबर बढ़ा लो, थोड़ा सा आस पास क्लोज आंसर आएगा, बट तुम्हें पता चल जाएगा उस ऑप्शन से, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The standard enthalpy of neutralization is -57.3 किलोजूल पर मोल, ठीक है। ये देखो स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का अगर न्यूट्रलाइजेशन, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन लेते हो तो वो वैल्यू फिक्स्ड होती है 1 मोल की, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस की एंथैल्पी कितने गिवन है? इतने गिवन है, ठीक है। अब तुम्हें क्या करना है? एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ 0.25 ऑफ HCl एंड 0.25 ऑफ NaOH लेना है। तो कुछ नहीं करना है इसमें बेटा, देखो क्या है तुम्हारा कि अगर तुम 1 मोल लेते हो, 1 मोल HCl ले रहे हो एंड 1 मोल तुम क्या ले रहे हो?
NaOH ले रहे हो, ठीक। तो इसकी एंथैल्पी कितनी आ रही है, कितनी आ रही है, -57.3 है, ठीक है। तो 1 मोल पे इतनी है, तो तुम्हें कितने मोल लेना है, 0.25 मोल लेना है, ठीक है। तो 0.25 मोल अगर लेते हैं ऑफ HCl एंड 0.25 मोल ऑफ NaOH, तो तुम्हें क्या करना होगा, तुम बताओ, तुम क्या करोगे, -57.3 इंटू 0.25 का निकाल लोगे, है ना। तो निकाल लो बस फटाफट से, यहाँ पे एंथैल्पी इसकी कितनी आ जाएगी, ये हो गया -57.3, और इसे लिख सकते हो, देखो पॉइंट हटा दो, पॉइंट हटाओ यहाँ से, जल्दी से ये पॉइंट हटाओ, यहाँ कर लो तुम 100, और ये हो गया तुम्हारा 4 टाइम्स, ठीक है। तो ये आ गया 57.3 डिवाइडेड बाई 4, ठीक है। अब देखो 4 के टेबल में इसको चेक कर लो, ठीक। तो ये तुम्हारा आएगा 14.3, यही वाला ऑप्शन मैच करता हुआ नजर आ रहा है। 4 के टेबल में अगर तुम पढ़ोगे तो बाकी सारी वैल्यूज तो इंक्रीज हैं, बड़ी दिख रही है, यही तुम्हारा सबसे 4 के टेबल में सबसे क्लोज यही आएगा तुम्हारा, ठीक है, 14.32, तो ये तुम्हारा करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक। तो कैलकुलेशन में इसमें कुछ भी नहीं था, बस तुम्हें मोल्स का ध्यान रखना था। ये 1 मोल मतलब ये तुम्हारा यूनिटरी मेथड लगा है, लाइक 1 मोल पे इतना है तो 0.25 मोल पे कितना होगा, ठीक है, सिंपल सा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज -390 किलो जूल, है ना। एंथैल्पी गिवन है कार्बन डाइऑक्साइड, वैसे कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्मेशन की वैल्यू होगी, कार्बन के कंबशन की होगी, है ना। द अमाउंट ऑफ हीट रिलीज व्हेन 35 ग्राम ऑफ CO2 इज फॉर्म्ड, है ना। बेसिकली ये होना क्या चाहिए, कार्बन का ऑक्सीडेशन, कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन, राइट। तो देखो यहाँ पर C+O2 अगर लेते हैं, C+O2 ऑक्सीडेशन किसका करना है तुम्हें, कार्बन का करना है, और बनेगा क्या, CO2, ठीक है। इसकी एंथैल्पी गिवन है तुम्हें कितनी, -390 किलो जूल, राइट। अब देखो फॉर्मेशन की अगर बात करें, कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्मेशन की अगर बात करें, तो 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्मेशन की एंथैल्पी होगी ये, है ना, क्योंकि यूनिट क्या होती है इसकी, किलो जूल पर मोल, 1 मोल की, ठीक है। तो 1 मोल का मतलब है कि अगर तुम 1 मोल CO2 लेते हो, 1 मोल CO2, तो इसका मास बेटा कितना होता है, 44 ग्राम होता है, राइट। कार्बन होता है 12, ऑक्सीजन 16 इंटू 2 कर लिया, ठीक है, 44 ग्राम, ओके। तो इसका मतलब ये कह सकते हैं कि अगर ये एंथैल्पी है कार्बन डाइऑक्साइड की, तो ये 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड की एंथैल्पी है, राइट। 1 मोल का मतलब है कि तुम ये कह सकते हो कि 44 ग्राम CO2 फॉर्मेशन की एंथैल्पी कितनी है, बताओ, 390 किलो जूल पर मोल, ठीक है। तो तुमसे कितने ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड की एंथैल्पी पूछ रहे हैं, 35 ग्राम की पूछ रहे हैं, 35 ग्राम, ठीक है। बस यूनिटरी मेथड लगा दो, 390 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, 44 और इंटू 35, ठीक है। बस इसको तुम सॉल्व कर लेना, इसको सॉल्व करोगे बेटा तो ये आएगा तुम्हारा 310 के अराउंड आएगा तुम्हारा, तो 310, ठीक है, ये तुम्हारा किलो जूल, ठीक है। अब इसको तुम पर मोल नहीं लिखोगे क्योंकि ये मास जो है वो 1 मोल का नहीं है, ठीक है। इतनी एंथैल्पी है तो 3110, कौन सा ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है, क्लियर। चलो बस यहाँ पे कुछ नहीं करना था, यूनिटरी मेथड अप्लाई करना था, 44 ग्राम पे दिया था, मतलब 1 मोल की एंथैल्पी गिवन थी, तुम्हें 35 ग्राम पे बताना था, तुम चाहो तो 35 का मोल्स भी निकाल सकते हो, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट उस मोल पे निकाल लेते, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, choose the correct statement for the work done in the expansion and heat absorbed or released when 5 liter of an ideal gas at 10 atmosphere pressure isothermally, है ना बेटा। क्वेश्चन को बहुत केयरफुली रीड करना क्योंकि क्वेश्चन में ही सारी कहानी छुपी हुई है, ठीक है। क्या है कि प्रेशर जो है, वॉल्यूम जो है वो क्या हो रहा है, 10 लीटर था ऑफ एन आइडियल गैस एट 10 एटमॉस्फेयर प्रेशर आइसोथर्मली एक्सपेंड इनटू अ वैक्यूम अंटिल वैक्यूम, देखो पॉइंट जो है, स्टेटमेंट बहुत ध्यान से पढ़ना, ठीक है। अंटिल द वॉल्यूम इज 15 लीटर, है ना, वॉल्यूम को चेंज होता हुआ तुम्हें बता रहे हैं, ठीक। अब तुम्हारे जो स्टेटमेंट हैं, 4 स्टेटमेंट जो गिवन है उसमें तुम चेक करो कि तुमसे क्या पूछ रहे हैं, ठीक है।
तो यहाँ पर देखो, अगर हम आइसोथर्मल की बात करते हैं तो तुम्हें पता होना चाहिए कि किसको कांस्टेंट रखना है तुम्हें, क्लियर। और वैक्यूम में अगर तुमसे पूछ रहे हैं वर्क डन या हीट, ठीक है, तो वैक्यूम में भी तुम्हें पता होना चाहिए, ठीक है। तो पहले फर्स्ट ऑप्शन देखो, बोथ द हीट एंड वर्क डन विल बी ग्रेटर देन जीरो, यानी कि तुम्हें ऑप्शन आंसर जो बताना है वो किसका बताना है, हीट एंड वर्क डन का बताना है, क्लियर। तो क्वेश्चन को तुमने बहुत अच्छे से समझ लिया, इसके जो मेन पॉइंट्स थे वो हम लोगों ने निकाल लिए। तो पहली चीज देखो कि अगर प्रोसेस आइसोथर्मल है ना, आइसोथर्मल प्रोसेस की अगर बात करें, आइसोथर्मल प्रोसेस, तो आइसोथर्मल प्रोसेस में बेटा डेल्टा टी क्या होता है, जीरो होता है, राइट। और तुम्हें ये पता है कि डेल्टा यू इज इक्वल टू क्या होता है, एन सी वी डेल्टा टी। अब तुम बताओ, अगर डेल्टा टी जीरो रखोगे तो डेल्टा यू की वैल्यू क्या आनी है, जीरो आनी है, क्लियर। एक पॉइंट तुम्हारा ये हो गया, ठीक है। और गैस एक्सपेंड हो रहा है बेटा वैक्यूम, है ना, क्या कह रहे हैं, एक्सपेंड इनटू अ वैक्यूम, ठीक है। तो अगर एक्सपेंशन होता है इन वैक्यूम, ठीक है, तो बस तुम ये ध्यान रखो कि क्या होता है, वर्क डन क्या होता है बेटा, जीरो होता है, ठीक है। यहां पर वर्क डन क्या होता है, जीरो होता है, क्लियर। ये दो पॉइंट हो गए तुम्हारे, ठीक है। अब तुमसे वर्क डन पूछ रहे हैं और हीट पूछ रहे हैं, तो वर्क डन तो तुम्हारा हो गया, अभी हीट चाहिए तुम्हें। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक का फॉर्मूला बोलो क्या होता है, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। अब तुम बताओ, यू की जगह तुम क्या रखोगे, जीरो रखोगे ना, ठीक। और डब्ल्यू की जगह भी तुम क्या रखोगे, जीरो रखोगे। तो क्यू भी तुम्हें क्या मिलना है, जीरो ही मिलना है, कोई ग्रेटर देन कोई लेस देन नहीं होगा, डब्ल्यू भी जीरो होगा, वर्क डन भी जीरो होगा और हीट भी जीरो ही होगी। तो बोथ द हीट एंड वर्क डन विल बी ग्रेटर देन जीरो, ये नहीं हो सकता है। हीट एब्जॉर्ब विल बी लेस देन जीरो एंड वर्क डन विल बी पॉजिटिव, ये भी नहीं, जीरो होगा, ठीक है। वर्क डन विल बी जीरो एंड हीट विल ऑल्सो जीरो, यही ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, समझ गए। तो इस तरह के क्वेश्चन जब रीड करो तो यहाँ पर ये जो मेन पॉइंट्स तुम्हें दिख रहे हैं ना, इनको जरूर हाईलाइट करना, इसी में सारा आंसर छुपा हुआ रहता है, क्लियर। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉर एन एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन बताओ क्या होता है, हीट एब्जॉर्ब होती है एंडोथर्मिक प्रोसेस में, है ना। और ये तो ये पता है कि Q जो है इज नेगेटिव। अब बताओ साइन कन्वेंशन अगर देखो हीट का और वर्क का, ठीक है। तो अगर हीट एब्जॉर्ब होती है, हीट एब्जॉर्ब होती है ना, अगर प्रोसेस एंडोथर्मिक है तो इसका मतलब क्या है, हीट एब्जॉर्ब हो रही है। अगर हीट इज एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम अगर होता है तो क्यू क्या होता है, क्यू होता है पॉजिटिव, ठीक है। कब, जब हीट इज एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम, राइट। अगर सिस्टम हीट एब्जॉर्ब करता है तो क्यू क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो एंडोथर्मिक प्रोसेस है तो हीट क्या हो रहा है, सिस्टम एब्जॉर्ब ही कर रहा होगा, तो क्यू क्या होना है, पॉजिटिव, ठीक। तो क्यू मिल गया हमें पॉजिटिव। अब तुम्हें दूसरा ऑप्शन एंथैल्पी के टर्म में दे रखे हैं, तो डेल्टा एच बताओ एंडोथर्मिक प्रोसेस के लिए क्या होता है, ये तुम्हें पता ही है ना। एंडोथर्मिक प्रोसेस के लिए, एंडोथर्मिक प्रोसेस अगर होता है बेटा तो डेल्टा एच पॉजिटिव होता है, एक्सोथर्मिक के लिए डेल्टा एच नेगेटिव होता है। तो बस अब ये ऑप्शन चेक कर लो, क्यू पॉजिटिव और डेल्टा एच पॉजिटिव, क्यू पॉजिटिव क्यू नेगेटिव डेल्टा एच पॉजिटिव, पहले तो ये डेल्टा एच पॉजिटिव ये सही ऑप्शन है और क्यू पॉजिटिव ये सही ऑप्शन है, यानी सेकेंड एंड फोर्थ करेक्ट ऑप्शन है, सेकेंड एंड फोर्थ ए तुम्हारा करेक्ट ऑप्शन है, क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। For the following reaction at 300 Kelvin, एक तुम्हें रिएक्शन गिवन है, the enthalpy change is 15 किलो जूल, ठीक है। क्या दे रखे हैं तुम्हें, इंथैल्पी चेंज दे रखे हैं प्लस 15 किलो जूल, राइट। अब तुमसे क्या पूछ रहे हैं वो देखो, देन द इंटरनल एनर्जी, तुमसे इंटरनल एनर्जी पूछी जा रही है, बताओ इंथैल्पी और इंटरनल एनर्जी का क्या रिलेशन होता है, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन, एन किसका लेना है, गैस का लेना है, आर टी, क्लियर, सीधा सा डायरेक्ट फॉर्मूला है। यहाँ पर डेल्टा एन तुम्हें ध्यान रखना है, डेल्टा एन जो होता है वो क्या होता है, डेल्टा एन लेते हो तुम गैस का, ये चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स होता है बेटा, क्या है ये, चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स। कैसे निकालते हो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। तो बताओ
यहाँ पर रिएक्शन देखो, पहले तो सारी चीजें चेक कर लेना, ये गैस है, ये भी गैस है और ये भी गैस है, ठीक है। गैस के ही मोल्स लेने, प्रोडक्ट के मोल्स देखो कितने हैं, 2 मोल है, रिएक्टेंट के देखो 3 और 1 4, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 - 4, तो बताओ कितनी वैल्यू आ गई, -2 आ गई, ठीक है। तो डेल्टा एन की वैल्यू आ गई -2, राइट। अब तुम्हें डेल्टा एच तो दिया ही हुआ है, डेल्टा एच गिवन है, अब तुम्हें क्या चाहिए, आर चाहिए। आर की कौन सी वैल्यू लोगे, देखो ये किस में गिवन है तुम्हें, किलो जूल में है, तो आर की भी वैल्यू किलो जूल में ले लो, 8.3 × 10⁻³ ले लो किलो जूल, राइट। ये हो गया तुम्हारा। अब टेम्परेचर बताओ, टेम्परेचर कितना गिवन है, टेम्परेचर गिवन है 300 केल्विन, और 300 केल्विन को तुम 3 × 10⁻² लिख सकते हो ना, कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो जाएगा, नंबर छोटा हो जाएगा, ठीक। बस अब सारी वैल्यू तुम्हें मिल गई, इस फॉर्मूले पे अप्लाई कर दो इसे, यहाँ रखोगे तुम +15, और तुमसे पूछा जा रहा है डेल्टा यू, और देखो प्लस डेल्टा एन आर टी होता है, बट एन की वैल्यू किस में आई है, नेगेटिव में आई है, तो यहाँ नेगेटिव हो जाएगा 2, और आर की जगह रखोगे 8.3 × 10⁻³ क्या हो जाएगा -3, और टेम्परेचर की जगह तुम क्या रखोगे 3, 10⁻² हो गया, ठीक है, 10⁻² हो गया 2, और ये -3, -2 कैंसिल कर लो यहाँ से, तो यहाँ बचा -1, ठीक है। बस अब तुम इसको सॉल्व कर लो, सीधा सा डेल्टा यू माइनस मल्टीप्लाई कर लो, ये तुम्हारा आ जाएगा 3 3 3 9 हो गया, और 24 हो गया, 24.9 हो गया, इंटू 2 कर लिया, तो ये हो गया तुम्हारा 10⁻⁻1 भी बचा है ना, तो 4.98 आ जाएगा ये, ठीक है, यहाँ पर। और यहाँ तुम्हारे पास कितना है, 15 है, तो डेल्टा यू बताओ क्या हो जाएगा, 15 + 4.98, तो 15 और 4 कितना हो गया, 19 हो गया, 0.98 किलो जूल, ठीक है। डेल्टा यू की वैल्यू ये हो जाएगी, तो चेक कर लो, फर्स्ट ऑप्शन इसका 19.98 किलो जूल। यूनिट भी देख लेना, है ना, ये दोनों वैल्यू किस, ये वैल्यू किस में गिवन है, किलो जूल में, ये जूल है, ठीक है, ये किलो जूल है, ये जूल है, ठीक। तो जूल, किलो जूल में 19.98 वैल्यू है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट सेकेंड, है ना। ये कुछ थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस की बात की गई है, और सेकेंड में तुम्हें क्या कांस्टेंट रखना है वो चेक करना है। तो आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या कांस्टेंट होता है, डेल्टा टी कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो फर्स्ट जो है ए के साथ क्या मैच कर रहा है बताओ, नो हीट एक्सचेंज, ये नहीं होगा, कैरिड आउट एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है, यानी ए के साथ मैच कर रहा है क्या तुम्हारा, थर्ड, राइट। आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस में वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, तो वॉल्यूम कांस्टेंट देख लो किसमें है, कैरिड आउट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, यानी बी के साथ मैच हो रहा है क्या तुम्हारा, अच्छा ये करेक्शन करो, ए के साथ था सेकेंड, है ना, सेकेंड में था कांस्टेंट टेम्परेचर, और बी के साथ क्या मैच कर रहा है, थर्ड मैच कर रहा है कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है। सी देखो क्या है तुम्हारा, आइसोबारिक प्रोसेस, आइसोबारिक प्रोसेस में प्रेशर कांस्टेंट होता है, तो सी के साथ मैच कर रहा है फोर्थ ऑप्शन। और फिर क्या है तुम्हारा एडियाबेटिक प्रोसेस, एडियाबेटिक प्रोसेस में क्या कांस्टेंट होता है, क्यू कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो डी के साथ मैच कर रहा है क्या, फर्स्ट, ठीक। तो देखो इसमें क्या था तुम्हारा, टेम्परेचर कांस्टेंट था, ठीक, और सेकेंड बी क्या था, आइसोकोरिक प्रोसेस, इसमें वॉल्यूम कांस्टेंट था। सी क्या था, आइसोबारिक प्रोसेस, यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट था। और डी था एडियाबेटिक प्रोसेस, तो इसमें क्यू कांस्टेंट था, ठीक है। तो अब चेक कर लो ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है, A1 B3 C4 D1, A1 B3 A1 B3 A1 A1 B3, नहीं सॉरी, A2 B3 A2 B3 A2 B3 देखो है, A2 B3 C4 एंड D1, ठीक है, इसका सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। तो बेटा ये कुछ क्वेश्चंस थे इंपॉर्टेंट तुम्हारे, किसके, नीट PYQs थे, है ना, तो 24 तक के क्वेश्चन थे, ठीक है। होपफुली तुम्हें क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है वो समझ में आया होगा, बहुत ही सिंपल सिंपल क्वेश्चन थे, डायरेक्ट फॉर्मूले पे थे, और जो टर्म्स, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स तुम याद करते हो थर्मोडायनेमिक्स को पढ़ने से पहले, उन इंपॉर्टेंट टर्म्स से रिलेटेड क्वेश्चन थे, बस बहुत सिंपल सा था, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।